नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जेके आईटी मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आप सभी को पता है कि डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 के फॉर्म भरे जा चुके हैं। लास्ट डेट भी 25 सितंबर थी, जो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपने डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 का फॉर्म फिल किया है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो में हम मैथ और रीजनिंग के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो बताने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। आपको देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्योंकि नॉन टेक के क्वेश्चन का किसी को आइडिया नहीं है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं तो इसमें वही क्वेश्चन शामिल किए हैं जो लास्ट बार आपसे पूछे गए थे। सेप्टेम्बर 9 के एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किए हैं। वैसे तो डीआरडीओ ऑफिशियल आंसर शीट नहीं देता है, लेकिन रिसेंटली जब एग्ज़ाम हुआ था तब बच्चों को जो क्वेश्चन याद थे वही इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपको इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोज इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सामने पहला क्वेश्चन है, लास्ट तक देखिए। इसमें आपको इंग्लिश के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और उनकी मैं ट्रिक दूंगा जिसे आप क्वेश्चन देखते ही आंसर करने वाले हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, स्मिता आर्यन के मामा की पिता की इकलौती पुत्री है। स्मिता आर्यन से किस प्रकार संबंधित है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप एक डायग्राम बना के समझ सकते हैं। डायग्राम आपको क्या बनाना है? स्मिता आर्यन के मामा, तो मान लीजिए ये आपका आयरन है और यहाँ आपको दे रखा है कि क्या है, ये एक बॉय है, तो आप इसे प्लस से संबंधित करेंगे। आर्यन के मामा यानी कि उनकी पहली पीढ़ी के आप इस प्रकार से दर्शाएंगे और मामा को भी प्लस से आप दर्शा सकते हैं। मामा के पिता यानी कि वो उनसे पहली पीढ़ी के, और मामा के पिता की इकलौती बहन बेटी यानी कि जो आर्यन के नाना है या फिर मामा के पिता है उनकी एक बेटी है, वो है स्मिता। तो ये आप इसे माइनस से दर्शा दीजिए, क्योंकि ये लेडीज है, गर्ल है, फीमेल को आप माइनस से डिनोट करेंगे। तो आपके सामने आता है कि ये आर्यन के मामा और स्मिता दोनों बहन भाई हैं, और आर्यन के मामा के पिता यानी कि आर्यन के नाना की एक ही लड़की है, और वो आपको पता चल गया कि आयरन की मम्मी होगी या फिर आयरन की माँ होगी। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ आप जाएंगे। इस प्रकार से आप प्लस माइनस करके समझ सकते हैं। नहीं तो इजी क्वेश्चन है, यूपीपीसीएल TG2 में ये लास्ट बार पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा आपके पास क्वेश्चन है, किसी संख्या को दो भागों में बांटा गया है या फिर बांट दिया है जिनका अनुपात 3:4 है। यदि पहला अक्षर 18 है तो दूसरा क्या होगा? तो इसके लिए आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। 3:4 को लिखिए। अब आपको देखना है कि पहला भाग 18 है, यानी कि एक भाग है वो 18 होगा, और पहला आपके है, ऊपर पहला है नीचे दूसरा है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं दो भागों में बांटा है। तो यदि आपको देखना है 18 है ना, वो किसके पाड़े में 3 बार आता है? तो आप देखते हैं 6 के पाड़े में 3 बार आता है। तो आपको वही चेक करना है कि 6 के पाड़े में 4 बार क्या आता है, तो आप कहेंगे 24। तो ये आपका अनुपात है, 3:4 में इसको बांटा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 24। ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसे आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। यदि आप 18/24 को कट करते हैं या डिवाइड करते हैं तो 3:4 ही आता है, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़कियों तथा लड़कों की अनुपात दे रखा है 1:3। यदि लड़कों की संख्या 33 है तो कुल बताइए। तो पहली आपको गर्ल का अनुपात बट्टे आपको बॉय का अनुपात दे रखा है, वो अनुपात है 1:3। यदि 3 की वैल्यू आपको 33 दे रखी है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 11 आप कर सकते हैं। 33/3 करेंगे, यानी कि 3 की वैल्यू 33 है तो 1 की वैल्यू आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, वो 11 होगी। आपको कक्षा में कुल विद्यार्थी पूछें, विद्यार्थियों का मतलब होता है पूरी कक्षा में कितने बैठे हैं। लड़के और लड़कियों को आप जोड़ेंगे, 33 बॉयज हैं, 11 गर्ल्स हैं। आप जोड़कर ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे, जो आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 44 आपका राइट आंसर रहेगा। अगला आपके पास क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच 3 और 4 का अनुपात है, उनका योग आपको 420 दे रखा है। बड़ी सिंपल योग आपको दे रखा है, 3:4। अनुपात का मतलब होता है वो x होती है। जब इनको x से वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तब इनकी ओरिजिनल वैल्यू आती है, और इन दोनों को यदि हम योग करते हैं तो वो 420 आता है। तो आप कर सकते हैं 3 और 4 होता है 7x = 120। जब आप 7 से इधर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई में डिवाइड करेंगे तो आपके आ जाएगा
60, x की वैल्यू 60 है। बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो जो बड़ा वाला अनुपात होता है उससे x की मल्टीप्लाई कर दीजिए। बड़ी आपके 4 है, 4 से x की मल्टीप्लाई करेंगे, आपके ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से शॉर्ट ट्रिक बताई जा रही है जिससे आप डीआरडीओ में नॉन टेक के क्वेश्चन को हल कर सकें। अगला आपका क्वेश्चन है, अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है। तो अजय और विजय की अनुपात आपको 3:4 दे रखा है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का नया अनुपात, ये पहले वाला है। फिर इनको जब 5-5 वर्ष ऐड करते हैं, अजय की आयु में भी 5 वर्ष ऐड होंगे, विजय की आयु में भी 5 वर्ष ऐड होंगे, तो आपके अनुपात बनेगा 4:5। तो आप देख सकते हैं पहले 3 था फिर 4 हो गया, यानी कि 1 ऐड हुआ है। और पहले 4 था फिर 5 हुआ, यानी कि अनुपात में 1 ऐड होता है वर्ष में जब 5 ऐड होते हैं, यानी कि 1:5 वर्ष के बराबर है। तो आपको विजय की निकालनी है और विजय दूसरे वाला है, यानी कि आप ऊपर वाले से वर्तमान जो अनुपात है उसकी आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आएगा 20। इजीली समझ सकते हैं, एक बार इसे रिकॉल कर देता हूँ यदि आपको समझ नहीं आया है तो, नहीं तो आप स्किप कर दीजिए, जिसको समझ आ गया वो स्किप कर सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपको दिया है कि अजय और विजय की अनुपात आपको 3:4 दे रखी है। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसे 3:4, फिर होगी 5 वर्ष बाद, ये है 5 वर्ष ऐड होने के बाद 4:5। और जब अनुपात में एक ऐड हो जाए ना, तो यदि आपको अजय की आयु पूछता तो आप 3 से 5 की मल्टीप्लाई कर देते, विजय की पूछिए तो 4 की 5 से मल्टीप्लाई करते हैं यदि अनुपात में 1 बढ़ता है तो आपको विजय की पूछिए, और विजय का पहला अनुपात 4 था, 4 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करके ऑप्शन नंबर ए की तरफ हम गए। दूसरा आपका क्वेश्चन है, करीम की उम्र 15 वर्ष पहले जितनी थी से 15 वर्ष बाद 4 गुनी हो जाएगी करीम की वर्तमान आयु। तो हम मान लेते हैं कि 15 वर्ष पहले, यहाँ लिख देता हूं मैं पहले, पहले उसकी आयु हमने मानी कि x है, पहले कितनी है x है। अब वर्तमान में उसकी आयु होगी, x में 15 जोड़ेंगे क्योंकि 15 वर्ष पहले थी, तो आज कितनी होगी 15 जोड़ देंगे, और 15 वर्ष बाद कितनी होगी, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाद में कितनी होगी x प्लस 15 प्लस 15, यानी कि आज जितनी वर्ष है उससे 15 वर्ष बाद कितनी होगी, 15 और ऐड हो जाएगा आज से, तो मैंने लिख दिया x प्लस 30। तो अभी वर्तमान आयु इसकी पूछी है और कहा है कि 15 वर्ष बाद 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि इसकी 4 गुनी हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं 4x बराबर होगा x प्लस 30 के। यदि ये x इधर आएगा तो 3x हो जाएगा, तो 3x बराबर 30 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा आपके 10। तो मैं सीधा लिख देता हूँ x बराबर 10। वर्तमान आयु ये पूछी है, तो वर्तमान x यानी कि 10 प्लस 15 यानी कि 25 वर्ष। आप ऑप्शन से भी तुरंत कर सकते हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि मेरे चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो इतने तो इंटेलिजेंट हैं कि मैथ को सॉल्व कर सके। यदि मैं उनको समीकरण बना के दे देता हूं तो वो अपने आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, मुझे इतना विश्वास है। और ये सिंपल मैथ आपको आती होगी, इसलिए मैं लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूं, बस आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं। और मेरा उद्देश्य है आपको बस इतना बताना कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिससे आप अटेंड कर सके, अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके। मेरा उद्देश्य बस इतना है। अगला आपका क्वेश्चन है, रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। तो मान लीजिए ये है उसकी 7:4, 3 वर्ष बाद, ये है 3 वर्ष बाद उनकी आयु हो जाती है 8:5। तो आप देख सकते हैं 7 से 8 हुआ 1 अनुपात बढ़ा, 4 से 5 हुआ 1 अनुपात बढ़ा, यानी कि आप कह सकते हैं अनुपात में 1 बढ़ा है 3 वर्ष बाद। तो आपको जिसकी आयु पूछी है रश्मि की, रश्मि सेकंड वाली है, तो ये है उसकी आयु। 4 को आपसे जितने वर्ष से बढ़ा है वह मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से आप 3 मल्टीप्लाई करते हैं 12 वर्ष की तरफ आप जाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तो आप पक्का समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने इनकी शॉर्ट ट्रिक बता दी है, जिसमें अनुपात में यदि 1 बढ़ता है तो आप जितने वर्ष बाद पूछते हैं उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसकी आयु से पूछते हैं उसकी पहले वाले अनुपात से। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वाजपेयी कहता है, वह मेरे भाई के पिता की इकलौती पुत्र का पुत्र है। तो मैं इस प्रकार से आपको बता देता हूँ क्या कहा है उसने, वह मेरे भाई, तो ये मान लीजिए वाजपेयी है, ये है वाजपेयी, उसका भाई, यानी कि इसके इधर आएगा भाई, एक ही जनरेशन का होता है भाई। उसके बाद उसने कहा है भाई के पिता, यानी कि भाई का पिता खुद का पिता होगा, यानी कि इन दोनों का एक पिता है। पिता की इकलौती पुत्री, यानी कि पिता के एक पुत्री और है, ये उसकी पुत्री है, यानी कि उनकी बहन है, बहन का पुत्र है, यानी कि वह भांजा होगा। यानी कि वो कह रहा है कि मेरे भाई के पिता, यानी कि दोनों के पिता एक होंगे,
और उसकी एक पुत्री है, यानी कि पिता की एक पुत्री है, वो तीनों भाई बहन हैं और बहन का बेटा पूछ रहा है, तो डायरेक्ट पूछ सकता था। बस आपको रीजनिंग में ब्लड रिलेशन का एक टॉपिक है और उसमें आपको कन्फ्यूज करने के लिए इतना लंबा चौड़ा जाता है, लेकिन वो ईजी हो सकता है। आप यदि समझते हैं तो ईजी हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन पूछा है, सचिन राहुल से 4 वर्ष बड़ा है। तो मान लेते हैं कि सचिन एक्स है और मान लेते हैं कि राहुल आपका एक्स है। ये है राहुल, राहुल एक्स है और सचिन 4x हो जाएगा, यानी कि 4 गुना बड़ा है, 4 वर्ष बड़ा है। तो x+4 हो जाएगा, 4 वर्ष बड़ा कहा है इसने, यानी कि 4 वर्ष बड़ा है। उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 7:9। ये 7:9 दे रखा है। सचिन की आयु पूछी है, तो आप एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। क्या कहा है, सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, यानी कि 4 वर्ष छोटा है। एक बार फिर से आपको ध्यान रखना है, 4 वर्ष छोटा है, यानी कि 4 वर्ष माइनस होगा। उनकी आयु का अनुपात भी दे रखा है, तो आपको करना क्या है आप समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से करने वाले हैं, कोई इसमें आपको लंबा चौड़ा एक्स मानने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना समझना है। ऑप्शन से देखिए, सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, यानी कि सचिन है वह छोटा है, राहुल बड़ा है, तो हम सचिन को मानेंगे एक्स। यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है, तो बस आपको यही देखना है। यदि आप 14 मानते हैं सचिन की आयु, तो राहुल से 4 वर्ष छोटा है, 14 सचिन हो गया, राहुल 18 का हो जाएगा। क्या ये 7:9 आता है, तो आप कहेंगे हाँ, 2 के बारे से ये 7 बार जाता है, ये 9 बार जाता है, यही आपका आंसर होगा। और बाकी आप कितने ही देख लीजिए, ये इनके 7:9 में नहीं बढ़ने वाले, तो आप ऑप्शन से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। चलिए एक इंग्लिश का क्वेश्चन कर लेते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन है, यू ought टू हैव हाइडर। तो इंग्लिश में बेसिक क्लासेज लगा रहा हूँ वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ देख सकते हैं। मैंने इंग्लिश की रिकॉर्डेड क्लासेज आपको दी हैं, जिसमें आप इंग्लिश को बेसिक से सीख सकते हैं। इसमें क्या कहा है, यू ought टू हैव, तो ought टू एक मॉडल होता है। मॉडल आपने पढ़े होंगे, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, ought टू, नीड, डेयर, नीड नॉट, ये इस प्रकार की मॉडल्स होते हैं जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और यदि आपका हैव आया है, तो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हैं। यदि हैव आया तो मैंने आपको पढ़ाया, हैव के बाद हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, और तीसरी फॉर्म इसमें दे रखी है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यदि आपको हैव ना दे, डायरेक्ट दे दे यू ought टू हाइडर, तो आप क्या करेंगे, ought टू मॉडल है और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी मैंने ट्रिक बताई है। तो आप किस में जाएंगे, तो आप पहले वाले ऑप्शन की तरफ जाएंगे। 2 क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश यूपीपीसीएल टीजी 2 और आपके इसमें डीआरडीओ, दोनों में है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है आपको 3:4। यदि आयत का परिमाप 140 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। तो हम आपको बता दें, आयत ये इस प्रकार से बना होता है। चलिए मैं एक बार पेन का कलर थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। इस प्रकार से होता है आयत, ये आप देख सकते हैं, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ये और ये बराबर होगी और ये आपस में बराबर होगी। आपको परिमाप का योग दे रखा है, तो आपको परिमाप पता होना चाहिए। ये बाउंड्री होती है ना, इसे परिमाप कहते हैं। और जब भी अनुपात में दे रखा हो, तो आपको समझना है एक्स, जब इन्हें एक्स से गुणा करते हैं तब इनकी ओरिजिनल वैल्यू आती है। तो 3x है लंबाई, लंबाई को आप L से डिनोट कर सकते हैं, और चौड़ाई है 4x। जब आप अनुपात को x से मल्टीप्लाई करते हैं तब इनकी ओरिजिनल वैल्यू आती है, ये इनकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती। तो लंबाई आपको दे रखी है 3x, ये लिख दीजिए, आपको 3x ये है और ये है आपकी 4x। अब जब आपको परिमाप निकालना है, तो आपको सारों की वैल्यू ऐड करनी है। तो वैल्यू मैं आपको अलग पेन से दर्शा देता हूँ किस प्रकार से ऐड करनी है। वैल्यू ये है, आपको ये ऐड करनी है पूरी। 3x ये है, 4x ये है, 7, 7 और 3 10 और 4 14, तो समझेंगे पूरी 14x है, क्योंकि आपको परिमाप में चारों भुजाओं का योग जोड़ना है। तो आप करेंगे 14x बराबर, आपको परिमाप दे रखा है 140। जब आप इधर डिवाइड करेंगे तो 14 और कट जाएगा 10 बार, तो x की वैल्यू आपके आएगी 10। आपको लंबाई निकालनी है और लंबाई का अनुपात पहला है, तो आप 3 की x से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं डायरेक्ट। जब आप 3 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 10 है, तो आपकी लंबाई आएगी 30 सेंटीमीटर। जब यदि चौड़ाई पूछ ले, तो चौड़ाई को आप 4 की 10 से मल्टीप्लाई करके 40 आंसर निकाल सकते हैं। तो यदि आपको ये तरीका पसंद आया है, तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए। दूसरा आपके सामने क्वेश्चन है,
दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। आपको देखना है कि बीच वाला कैसे आया, क्योंकि आपके यहाँ बीच वाला पूछा है। तो आपको देखना है इन दो डायग्राम में कैसे आया है, उसी प्रकार से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। यदि आप ध्यान से इसे देखते हैं तो जब हम 4 की 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है, और 24 में जब 2 ऐड करते हैं तो आपका बीच वाला यानी कि 26 आता है। तो इसने क्या किया है, ऊपर वाले की इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की है 24, और ये नीचे वाली जो आधार है इसे ऐड किया है, तो ये आपका 26 आया है। हम देखते हैं क्या अगले डायग्राम में भी यही पैटर्न लागू होता है। तो जब हम 3 की 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आता है, और जब 5 ऐड करते हैं तो 26 आता है, यानी कि यही पैटर्न यहाँ हमें लागू करना है। तो हम ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की 8 से करेंगे तो आपका 40 आएगा, और 40 में आप 4 ऐड कर दीजिए, आपका 44 आंसर बनेगा। तो इस प्रकार से इजीली आप कर सकते हैं। यदि आपको फिर से समझना है तो आप वीडियो को एक बार रिवर्स करके देख सकते हैं। मल्टीप्लाई करना है ऊपर वालों को, और फिर ये नीचे वाली संख्या ऐड करनी है। आपका आंसर आ जाएगा 8 की 5 से मल्टीप्लाई करके, आप इसे 4 ऐड करके आंसर निकाल सकते हैं। तीसरा आपके सामने क्वेश्चन है, यदि 1 + 4 = 9 है, 2 और 8 को ऐड करके 18 लिखा है, 3 और 6 9 है, तो 9 होना चाहिए या 15 लिखा है। तो इसी प्रकार से आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल एक ट्रिक बता देता हूँ। इसकी सिंपल ट्रिक आप देख सकते हैं। क्या किया है, 1 + 4 = 9 लिखा है। आप देख सकते हैं यदि हम 4 और 1 को ऐड करते हैं तो 5 आता है, और 5 में यदि यही 4 ऐड कर दे तो आपका कितना बनेगा, 9। हम देखते हैं क्या यही पैटर्न आगे भी लागू होता है। तो 2 + 8 = आपको 18 दे रखा है, तो आप इनको ऐड करते हैं तो 10 आता है, और 10 में यही 8 एक बार फिर से ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, 3 + 6 कितने होते हैं, 9, और 9 में वापस यही 6 ऐड करने से आपका 15 आता है। तो आपको यही करना है, 7 और 8 को ऐड करना है 15, और 15 में वापस यही 8 फिर से ऐड करना है, 23 आएगा। ऑप्शन नंबर डी की तरफ आपको जाना है, 23 इसका आंसर होगा। एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ, इनको ऐड करके दूसरी वाली संख्या को फिर से ऐड किया है। आप देख सकते हैं 1 और 4 को ऐड किया है तो आपके आया है 5, 5 में फिर से यही 4 और ऐड कर दिया तो 9 आया है। तो आपको यही करना है, 7 + 8 करेंगे आपका 15, 15 में फिर से 8 ऐड करेंगे तो 23 आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में सेंट्रल को इस प्रकार से लिखा है, LARTNEC की तरह लिखा है, तो सेमिनार को आप कैसे लिखेंगे। तो यदि आप देखते हैं तो आपको ये सेंट्रल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, सेंट्रल, इसको उल्टा कर देते हैं। यदि कि लास्ट से लिखते हैं तो LARTNEC, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो यही इसने किया है, उल्टा लिखा है, L से शुरू किया, C पे खत्म किया, पूरा उल्टा। तो आप सेमिनार को भी उल्टा कर सकते हैं। जब हम सेमिनार को उल्टा करते हैं तो सेमिनार का लास्ट वाला लिखेंगे RANIMES, तो ये आपका बनेगा जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आप ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे। इस प्रकार से भी रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीजनिंग का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक्स वाई से बलवान है और वाई जेड से बलवान है, पी क्यू से बलवान है परंतु वाई से कमजोर है, क्यू जेड से बलवान है। बताइए इन सब में सबसे कमजोर कौन है। तो यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो आपको लिख लेना है एक सीक्वेंस में, आपको वो लिख लेना है जो सबसे बलवान है। तो कहा है एक्स है ना, वाई से बलवान है, तो एक्स बलवान है, वाई कमजोर है, जो कमजोर है उसे नीचे लिख दीजिए। फिर कहा है वाई जेड से बलवान है, तो जेड वाई से भी कमजोर है, पी क्यू से बलवान है और क्यू जेड से बलवान है। तो जेड से बलवान क्यू है तो क्यू इसके ऊपर आएगा, और पी है ना क्यू से भी बलवान है, यानी कि ये यहाँ आएगा। तो ये कहा है इसने एक्स वाई से बलवान है, यानी कि एक्स सबसे बलवान है, वाई जेड से बलवान है, ये देखो वाई जेड से बलवान हो गया, ऊपर है। फिर कहा है पी क्यू से बलवान है, तो पी ऊपर आएगा, क्यू नीचे आएगा, और वाई से कमजोर है तो वाई से पी कमजोर है, नीचे आ गया। इसी प्रकार आपको पूछा है कि सबसे कमजोर कौन है, तो जो सबसे नीचे होता है वो सबसे कमजोर होता है, यानी कि जेड सबसे कमजोर है। यदि पूछते सबसे बलवान कौन है तो हम एक्स की तरफ जाते, एक्स सबसे बलवान होगा। ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि सबसे गरीब सबसे अमीर कौन है, सबसे बलवान कौन है, सबसे कमजोर कौन है, सबसे इंटेलिजेंट कौन है। इस प्रकार के क्वेश्चन इस पैटर्न से पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का मकसद है आपको पैटर्न बताना। अगला 8वां क्वेश्चन है, यदि 3 दिसंबर 2010 को शुक्रवार था
तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा वार होगा? तो आप ये देखते हैं कि 2010 और 2011 यानी कि 1 साल का अंतर आपको दिखाई देता है, लेकिन आपको मंथ देखना है कि दिसंबर है और ये जनवरी है, यानी कि लास्ट कुछ दिनों की बात हो रही है, पूरा साल नहीं है, 365 दिन नहीं है, कुछ दिन है, यानी कि 3 दिसंबर है और उसके बाद जनवरी आएगी यानी कि 3 जनवरी। तो आप देखते हैं कि दिसंबर के पूरे 31 दिन होते हैं, 31 में से 3 दिन गए, लारे पीछे बचे 28 दिन, यानी कि आप देखते हैं 28 दिन आपके बाकी है दिसंबर के, और जनवरी के आपके 3 दिन ऐड हैं, तो आपको पूरे 31 दिनों का निकालना है। आप कह सकते हैं 1 महीने का, मान लीजिए 1 महीने में आपको देखना है कौन सा दिन आएगा। तो आपको यदि डे निकालना है यानी कि कौन सा वार आएगा, तो आपको 7 से डिवाइड करना होता है, क्योंकि एक सप्ताह में 7 वार होते हैं। तो आप करते हैं तो आपकी 4 बार डिवाइड होता है और 3 शेष रहता है, तो आपको वो यही जो शेष रहता है इसको शुक्रवार में ऐड कर देना है। शुक्रवार में जब ऐड करते हैं 1 तो शनिवार आता है, 2 ऐड करते हैं तो रविवार आता है, और 3 ऐड करते हैं तो सोमवार आता है, जो आपका ऑप्शन सही रहेगा, यानी कि 3 जनवरी 2011 को सोमवार होगा। आप पुराना कैलेंडर उठाकर देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में 2 जोड़ने पर प्राप्त संख्या। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए आपको ऑप्शन को देखना है। आपको क्या कहा, 1/2। पहले ऑप्शन को हम लेते हैं, 1/2 में यदि आपको दोनों में 2-2 जोड़ना है, ऊपर भी 2 जोड़ना है और नीचे भी 2 जोड़ना है, तो आपके पास संख्या आती है 3/4। क्या आपको 3/4 कहा है? नहीं कहा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। आगे भी ये ट्राई कर लेते हैं, 1/3 प्लस 2-2 दोनों में ऐड करते हैं, 2 और 2, तो ऊपर होता है 3 और नीचे होता है 5। 3/5 का है, हाँ 3/5 का है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। आप इस प्रकार से ऑप्शन के थ्रू अपने क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। 2 अंकों की संख्या है, उनका 7 है, तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं सारी संख्याओं का योग करेंगे 7 आएंगे। 3 और 4 7 होते हैं, 6 1 7 होते हैं, 5 2 7 होते हैं, और 1 और 6 7 होते हैं। यदि अंकों को पलट दे, यानी कि अंकों की संख्या मान लीजिए 21 है, तो उसे 12 कर देना, इस प्रकार से पलट देना है। और और जो नई संख्या आती है उसमें 3 ऐड करने पर या 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मैं बता दूं, इसमें कहा है कि मान लीजिए कोई 2 अंक है, उनकी संख्या 7 है, तो हम पहले ऑप्शन को ले लेते हैं, 3 और 4। 3 और 4 को जब आप देखते हैं तो दोनों का योग 7 आता है। अंकों को पलट देना है, यानी कि 3 4 है, उल्टा लिख देना है 4 3, और फिर जो नई संख्या है इसमें 3 ऐड कर देना है, यानी कि 46 बनेगा। अब देखना है कि 46 क्या इसका 4 गुना है? नहीं, 4 गुना नहीं है। फिर हमें अगले ऑप्शन की तरफ जाना है। इस प्रकार से आप सारे ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। जब आप 16 को उल्टेंगे, यानी कि 16 को 61 बनाएंगे, और 61 में जब 4 कितने ऐड करेंगे? 3 ऐड करेंगे, क्योंकि 3 ऐड करने को कहा है, तो आपका होगा 64। 64 16 का 4 गुना है। जब आप 64 को 4 से 16 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 64 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। मैंने आपको सिंपली बता दिया है तरीका, आप चारों ऑप्शन को चेक करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या कौन सी है, यानी कि ये लुप्त संख्या आपको निकालनी है, इसकी जगह क्या आएगा। तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं, जब हम 1 का क्यूब करते हैं तो 1 आएगा, 2 का क्यूब आपके 8 आता है, और ये 3 का क्यूब लिखा है, ये 4 का क्यूब लिखा है, ये 5 का है, और ये 6 का है। डायरेक्ट क्यूब लिखे हैं, आप देख सकते हैं। ये 7 का क्यूब है, तो यहाँ आपको कौन सा क्यूब लगाना है, या 9 का क्यूब। तो आपको एक पैटर्न समझ आ गया होगा, 1 का, 2 का, 3 का, 4 5 6 7, यहाँ आपको 8 का क्यूब करना है। जब आप 8 का क्यूब करते हैं तो आपको याद होगा 513 आता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में लंबा प्रोसेस नहीं है, आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश का, जिसमें कहा गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द फिलिंग द ब्लैंक्स। तो इस प्रकार के क्वेश्चन टेंस टॉपिक से लिए जाते हैं, और इसमें आपको सेंटेंस पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, वेन और वाइल जहां भी आपको दिखे तो समझना है वर्ब की दूसरी फॉर्म यदि आपको सेंटेंस में दे रखी है तो आपको वाज या वर प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म लगानी है, जिसे हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं। यदि आपको वाज वर प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म कहीं दे रखी है तो आप दूसरी फॉर्म लगाएंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है वेन और वाइल का। अब इस कॉन्सेप्ट को हम करते हैं पूरा। इसमें आपको क्या दे रखा है, वाइल अविका ब्लैंक दे रखा है द प्लांट्स,
इट स्टार्टेड रेनिंग। तो यहाँ आप नोट करेंगे क्या दे रखा है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म दे रखी है तो आपको क्या करना है, वाज या वर, यहाँ वाज या वर प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म लगानी है। चौथी फॉर्म होती है आईएनजी वाली फॉर्म। तो आप देखेंगे आईएनजी वाली फॉर्म दो ऑप्शन में दे रखी है, ये तो आंसर होंगे नहीं क्योंकि आईएनजी फॉर्म नहीं है। अब अविका आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के लिए हमेशा वाज आता है, तो आप ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे। यदि अविका की तरह कोई प्लूरल होता, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट की जगह आई तो पास्ट में वाज के साथ यूज होता है, लेकिन दे वी इस प्रकार से कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम वर्ग की तरफ जाते। अभी आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। तो इस प्रकार की कॉन्सेप्ट मैं इंग्लिश की वीडियोज बनाता रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो है रीजनिंग का, जिसमें कहा गया है नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी। तो ये आपको आकृति का पैटर्न तय करना है कौन सा होगा। यहाँ यदि आप देखते हैं तो आप क्या देखेंगे कि जो एरो है इसे उलट दिया है या फिर पलट दिया है। जो ऊपर था इस प्रकार से पहले में दे रखा है, फिर अगले में क्या किया है, इसका ऑपोजिट कर दिया है, यानी कि पहला नीचे की तरफ है और दूसरा ऊपर की तरफ है। तो यही आपको करना है। इसमें आप ध्यान से देखिए, जो पहले वाला ऊपर है वो नीचे कर दीजिए और जो नीचे है वो ऊपर कर दीजिए, बस इतना अंतर इसमें करना है। तो ये तो सेम आकृति प्रश्न वाली है, यानी कि ये ऑप्शन होगा नहीं। इसमें एरो को सीधा कर दिया, ये भी नहीं होगा, और इसमें भी सीधा कर दिया, तो ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे, जिसमें आपको एकदम करेक्ट आंसर देखने को मिल सकता है। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, जो एरो है इसे पलट दिया, जो ऊपर जा रहा था उसे नीचे कर दिया है, जो नीचे आ रहा था उसे ऊपर कर दिया, बस इतना किया है। और इसकी आकृति को एकदम पैटर्न चेंज किया, जो पहले में किया है वही इसे यहाँ आपको करना है। इस प्रकार से आप इजीली रीजनिंग के क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। जो अगला आपका क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक्टिव पैसिव आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको पूछा गया है पीपल डू नॉट टेक द लॉ सीरियसली। तो यहाँ आपको जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाना है। जब भी हम पैसिव की बात करते हैं तो जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसे पहले सब्जेक्ट बनाना होता है, फिर आपको करेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो आपने टेंस में सीखी है वो यूज करनी है। उसके बाद आपको वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज करनी है, फिर आपको बाई लगाना है और जो सब्जेक्ट में दे रखा है उसे बाई के बाद लिखना है। तो यहाँ आप देखते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो द लो है, तो द लो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो द लो आपके सबसे पहले आएगा, यानी कि पहला ऑप्शन होगा नहीं, इन तीनों में से आपका आंसर होगा। द लो के बाद आपकी वर्ब आएगी। ये डू नॉट दे रखा है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। इसमें जो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो इज आर एम वाली होगी, और द लो सिंगुलर है इसलिए इज आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद यदि बात करें तो तीसरी फॉर्म आएगी डू नोट, इज नोट के बाद तीसरी फॉर्म। तीसरी फॉर्म इसमें दे रखी है लेकिन इसमें बीइंग लगाया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। तो यहाँ आप इजीली कर पाएंगे कि आपका ऑप्शन कौन सा होगा, कि आप कहेंगे चौथा आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से आप एक एक बारीकी से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप आंसर की जड़ तक पहुँच सकते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ आपको कहा गया है रेनू हैज बीन कॉल्ड। ये आप समझ गए होंगे, हैज बीन के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आई है, यानी कि सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस है। यदि हैज के बाद तीसरी फॉर्म आती तो हम समझ लेते कि किसी न किसी टेंस का परफेक्ट है, लेकिन आपको कहा गया है हैज बीन कॉल्ड, यानी कि पैसिव का सेंटेंस है। पैसिव का सेंटेंस है तो आप समझ गए होंगे यहाँ तो बाई आएगा। पैसिव में सब जो लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट उससे पहले बाई आता है, और बाई आपके ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, बस हो गया आपका आंसर। रेनू हैज बीन कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू बाई ए लॉ फर्म, यानी कि एक न्याय फर्म द्वारा उसे बुलाया गया है। तो आप समझ सकते हैं इजीली इसका आंसर मिल जाएगा यदि ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट बारीकी से चेक करते चलेंगे तो। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा गया है दीवार पर एक लगी घड़ी है या घड़ी लगी है जिसमें 5:45 का समय दर्शा रही है, यानी कि एक घड़ी लगी है और उसमें टाइम बताया जा रहा है आपको 5:45।
समतल दर्पण में इसके प्रतिबिंब में क्या नजर आएगा या फिर क्या समय नजर आएगा। तो सिंपली आपको कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। आपको 11:60 में से ये समय जो दे रखा होता है वो माइनस कर देना है। 11:60 को आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 12 बजे। तो आपको इजीली लिखना है 11:60 में से, यानी कि 11:60 में से आपको ये जो घड़ी का जो भी टाइम आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इस क्वेश्चन में 5:45 है, हो सकता है एग्जाम में आपके टाइम चेंज कर दे, तो वो आपको इजीली माइनस कर देना है। तो आप यहाँ कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 60 में से 45 गई आपके 15 मिनट, और 11 में से आपके 7 गई तो आपके 6। तो आप इजीली कह सकते हैं कि आपकी जो समतल दर्पण में टाइम होगा वो 6:15 बताया जाएगा। क्वेश्चन इसी प्रकार के रीजनिंग में पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा गया है प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए, या मैं नियम लिख देता हूँ बोर्ड मास। बोर्ड मास नियम ये कहता है कि ये ब्रैकेट ऑब्जेक्ट ये आप छोड़िए, ओब्लिक, और आप यहाँ से ध्यान दीजिए, ये लास्ट वाले 4 जो है ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है आपके कोई भी संख्या लंबी दे रखी है, उसे आपको हल करने के लिए पहले डिवाइड करना होता है, फिर मल्टीप्लाई करना होता है, फिर जोड़ना होता है और फिर घटाना होता है। तो पहले हम डिवाइड वाले चिन्ह की तरफ जाएंगे। इसमें लास्ट में डिवाइड वाला चिन्ह दे रखा है, यानी कि लास्ट वाली ये संख्या है, क्या 7 में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है? तो आप कहेंगे नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर नहीं हो सकता। अगले में यहाँ दे रखा है डिवाइड का, यानी कि इसका मतलब है आपके, इजीली मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, इसमें का मतलब है कि जो 7 है और उसमें और 4 में आपको चेक करना है। यहाँ आप कैसे चेक करेंगे कि आपके जो 4 है और ये 7 है, इनमें क्या पूरा पूरा डिवाइड होता है? तो आप कहेंगे जी नहीं, 4 7 को, यानी कि 7 4 को डिवाइड नहीं कर सकता। अगला जो है ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें कहा गया है लास्ट में है, यानी कि लास्ट में हमने चेक कर लिया नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा ए ही लास्ट बचता है, यानी कि शेष जो ऑप्शन रही वही आपका आंसर होता है। लेकिन इसे एक बार चेक कर लेते हैं, क्या 44 में पूरा पूरा 4 डिवाइड करता है? हाँ, 11 बार करता है। फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 11 की 7 से 77, और उसमें 5 ऐड करने हैं। 77 में 5 आप ऐड कर दीजिए, 82 आएगा। इजीली आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला आपका 8वां क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है, जो जनरल अवेयरनेस टॉपिक है वहाँ से लिया गया है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो यदि हम संविधान सभा की बात करें तो इसके अस्थायी सदस्य, यानी कि जो जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वह आपको मैं नोट करवा देता हूँ। इसका पूछा जाता है अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अस्थायी जब भी आपको पूछे आपको लिखना है सच्चिदानंद सिन्हा। यदि आपको स्थायी अध्यक्ष पूछे तो आपको करना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, या मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप शॉर्ट में लिख लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में यदि देशी रियासतों की बात की जाए तो हैदराबाद था, वो लास्ट तक जिद पर अड़ा रहा कि हम भारत में विलीन नहीं होंगे। हैदराबाद के शासक ने, देशी रियासत थी हैदराबाद, और संविधान सभा में यानी कि भारत के विलय पर हस्ताक्षर नहीं किए, उन्होंने मना कर दिया और वह संविधान सभा में प्रतिनिधि के रूप में शामिल नहीं हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन पोलो क्या है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद का विलय भारत में करवाया। तो ये यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन है। वैसे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि आप यहाँ तक आए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश के हमने सारे क्वेश्चन इसमें जो टॉपिक है वहाँ से लिए हैं, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ही वांट्स टू डिस्कस, तो यहाँ आपने देखा है कि एस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। आपको सेंटेंस देख के पकड़ लेना है कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। टू डिस्कस डेट शीट फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन, तो यदि आप देखते हैं तो करेक्ट जो लाइन बनती है वो है ही वांट्स टू डिस्कस द एग्जाम शीट फॉर द कमिंग एग्जाम, यानी कि दोनों में द आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जिसमें कहा है कि यदि अमेरिका 1 7 3 4 6 5 1 है, इंडिया
68961 है तो आप कनाडा को किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो कनाडा को लिखने के लिए आपको चेक करना है कि क्या इस कनाडा की स्पेलिंग में CANADA आया है, वो इन दोनों स्पेलिंग में है। तो आप कह सकते हैं हाँ, C है अमेरिका की स्पेलिंग में, A है इंडिया और अमेरिका दोनों की स्पेलिंग में, N इंडिया में है, A दोनों में है, D आपके इंडिया में है, तो आपको सारा मिल जाएगा। तो इजीली यहाँ करने के लिए आपको क्या करना है, आप कहेंगे अमेरिका में एक है, एक पहले नंबर पर है तो उसकी जगह लिखा है एक, यानी कि ए की जगह एक लिखा है। सी की बात करें तो सी आपके अमेरिका में लास्ट से 2 नंबर है, यहाँ लास्ट से 2 नंबर आपके लिखा है 5, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। एन की जगह इंडिया में लिखा है 8, तो आप 8 लिखेंगे। फिर आपको कहा है कि ए की जगह आप 1 लिखेंगे। डी आपके इंडिया में तीसरे नंबर पर है तो तीसरे नंबर पर 9 लिखा है, ए की जगह आप लिखेंगे 1। यानी कि इस प्रकार का ऑप्शन आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, 518191। तो आप ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे जो राइट आंसर रहने वाला है। रीजनिंग के क्वेश्चन को किसी प्रकार से हल करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, सारे वीडियोज हमारी प्लेलिस्ट से देख लीजिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो इंग्लिश का है। पहले भी ये क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा चुके हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है। और यदि हम बात करें टेंस की तो फ्यूचर सिंपल टेंस ही आपको एग्जाम में पूछा जाता है। फ्यूचर के चारों टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट यही है। क्वेश्चन आपको दे रखा है, माई मदर टू जयपुर टुमारो। टुमारो का मतलब है सिंपल फ्यूचर टेंस, और सिंपल फ्यूचर टेंस आते हैं क्या है कि सब्जेक्ट के बाद आपकी हेल्पिंग आएगी, या तो विल आएगी या आपकी सेल आएगी, और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दोनों ऑप्शन कट हो गई, और ये गो होती है सिंपल प्रेजेंट की। तो विल सेल वाला ऑप्शन ही एक दे रखा है, आप ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे कि माई मदर विल गो टू जयपुर टुमारो। राइट आंसर यही रहेगा। आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। यदि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन लगे हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर आपको मैं कह रहा हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन लाने में मैं भी जानता हूँ बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है, और पुराने पेपर के पैटर्न को समझना पड़ता है, और यूट्यूब पर इतनी मेहनत शायद ही कोई करे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को आगे शेयर करें ताकि चैनल ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, हम आपको इसी प्रकार की कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहें। इसमें आपको कहा गया है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल ट्रिक है, टाइम की बचत करेंगे हम इस प्रकार से। यदि मैं आपको कहूँ कि 1, 2 और 3, इनका औसत मैं कह सकता हूँ कि आपके 2 आएगा। किस प्रकार से आएगा, आप औसत निकालने का तरीका होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं, यानी कि संख्याएं कितनी हैं, तो आप संख्याओं का योग करेंगे, आपके आएगा 6, और 6 में आप 3 संख्याएं 3 का भाग देंगे, आपका औसत 2 आएगा। यानी कि आप कह सकते हैं बीच वाली संख्या ही औसत होती है। तो आपको दे रखा है औसत क्या दिया है 20, तो आप कह सकते हैं 20 है ना, वो बीच वाली संख्या है, और 7 संख्याएं हैं, तो 7 में यदि आप बीच वाली संख्या लिखते हैं तो 3 संख्याएं इधर आएगी और 3 संख्या आपकी इधर आएगी। तो आप लिख सकते हैं 21, 22 और 23 इधर आएगी, 17, 18 और 19 इधर आएगी। तो 20 आपकी बीच वाली संख्या है, और ये एक प्रकार से औसत है। इसमें आपको बड़ी संख्या पूछी है तो इजीली बता सकते हैं कि बड़ी संख्या आपके 23 होगी। ऑप्शन नंबर आप बी की तरफ जाएंगे। यदि आपको 17 पूछते यानी कि छोटी संख्या तो आप 17 की तरफ जाते। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें आपको पूछा गया है कि कितने किसान भूस्वामी और लाभार्थी दोनों हैं। तो पहले तो आप डायग्राम को अच्छी तरह से देख लीजिए। ये आपके दे रखा है किसान, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ किसान, दूसरा है ये भूस्वामी, और तीसरे ये है लाभार्थी। जो आपकी तीनों अलग अलग आकृतियों में दिखाई गई हैं, ये आपके 3 अलग अलग हैं। अब कितने किसान भूस्वामी और लाभार्थी दोनों हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये 21 है ना, तीनों आकृतियों में आई है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। 21 किसान ऐसे हैं जो भूस्वामी भी है और लाभार्थी भी हैं। अगला क्वेश्चन संविधान सभा से रिलेटेड है, और जनरल अवेयरनेस के टॉपिक में इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। संविधान की 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे DRDO एग्जाम में।
तो संविधान सभा से आप देख सकते हैं अस्थायी अध्यक्ष पूछा है। हम इस पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे और आपको 2 नए क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। सच्चिदानंद सिन्हा इसका राइट आंसर होगा, जो अस्थायी अध्यक्ष रहे थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो आप दोनों क्वेश्चन को याद कर लीजिए, या यूं कहे इन दोनों क्वेश्चन को रट लीजिए। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रीजनिंग टॉपिक से है। इसमें विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो ये आपको संख्या ज्ञात करनी है। किस प्रकार से करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि यदि आप 4 की 6 से गुणा करते हैं तो आपके आता है 24, और 24 में यदि आप ये 2 ऐड करते हैं तो 26 आता है। इसी प्रकार से आप 7 की 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 21 आएगा, और 21 में ये 5 ऐड के आप 26 लिख सकते हैं। तो ये आपके 2 प्रश्न आकृति या पैटर्न है, आप इससे क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अगली में आप ऐसे ही करेंगे, 5 की 8 से गुणा करके 40 और 4 आप ऐड कर दीजिए, 44 आपका आंसर होगा। इजीली कर सकते हैं, 40 सेकंड के अंतर्गत इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है 1 + 4 = 9 है। तो ये आपको कैसे करना है, इजीली समझ लीजिए। इसमें 1 और 4 को ऐड करके 9 लिखा है। तो आप कर सकते हैं कि 4 को यदि 2 बार करें, यानी कि 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 8 आएगा। 8 में 1 ऐड कर दीजिए, 9 आएगा। 8 को यदि आप 2 गुना करते हैं तो 16, और 16 में 2 ऐड करते हैं तो आपके 18 आएगा। उसी प्रकार से 6 को दुगुना कर दीजिए, 12 आएगा, और 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15। तो वही आपको यहाँ करना है। 8 को दुगुना कीजिए 16, और 16 में ये 7 ऐड करके आप 23 ऑप्शन की तरफ जाएंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा है कि उलझे हुए CCITRKE अक्षर को सुलझाएं, जो अंग्रेजी के सही शब्द बनने पर सुलझे हुए शब्द का 5वां अक्षर। तो आप इस CCR से बना सकते हैं क्रिकेट। क्या बना सकते हैं, क्रिकेट। और अब आपको सुलझा हुआ मिल गया, इसमें से 5वां गिनना है, 1 2 3 4 5, 5वां के होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो सकता है। कि कहा है कि ये जो उलझा हुआ अक्षर है इसे एक अंग्रेजी का शब्द बनाइए जो सुलझा हुआ हो, और उसे गिनकर बताइए कि उसके 5वें स्थान पर कौन सा अक्षर है। तो हमने इजीली इसे कर दिया है। 8वां क्वेश्चन है, दिए हुए विकल्पों से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएं, ये UPPCL TG2 2021 का प्रश्न है। पूरे क्वेश्चन पेपर से स्क्रीनशॉट लिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं। यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो आपको करना है, बाहरी जो बाहर वाले होते हैं उनकी गुणा बराबर करनी होती है अंदर वालों की गुणा। तो अंदर वालों की गुणा आप कर सकते हैं, इनटू क्वेश्चन मार्क को हम x लिख देते हैं। यदि ये x इधर गुणा में है तो इधर भाग में आएगा। तो ये आप इजीली कर पाएंगे। आपका राइट आंसर 315 होगा। यदि 45 × 483/69 आप यदि करते हैं तो x की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 315 आंसर आएगा। और अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो यदि हम महिला दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय महिला दिवस और एक पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। यदि आप इस क्वेश्चन को इजीली पढ़ते हैं तो आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 गलत है। राइट आंसर होगा 13 फरवरी। सरोजनी नायडू जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, जिसने 1925 कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। गांधी जी की अध्यक्षता करने के बाद जब अगला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1925 में कानपुर अधिवेशन, उसमें सरोजनी नायडू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और उनके जन्मदिन के रूप में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यदि आपको एग्जाम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए तब आपको 8 मार्च करना है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट होता है, वहीं 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। तो ये थे DRDO और UPPCL दोनों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें नॉन टेक के सारे क्वेश्चन कवर किए गए थे। आपके एग्जाम में इसी पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। हम आपको इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोज और क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते रहते हैं।